गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 जो एलएलबी फर्स्ट सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में जो आपके माइनर एक्ट है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 जो हमने पहले एक डिक्लेरेशन डिक्री घोषणात्मक आज्ञप्ति वाला क्वेश्चन तैयार किया था, उसी एक्ट से रिलेटेड आज दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वो है व्यादेश इंजंक्शन। इसके सिनॉप्सिस सिंपल सी मीनिंग, व्यादेश होता क्या है? तो व्यादेश मतलब सिंपल शब्दों में रोक का आदेश, और ये रोक का आदेश कौन देगा? कोर्ट, न्यायालय। इसको हम इंग्लिश में इंजंक्शन, स्टे भी कहा सकते हैं। व्यादेश एक प्रकार का न्यायालय का विशिष्ट आदेश होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई गलत कार्य करने से रोका जाता है या उसे चेतावनी दी जाती है कि तुम किसी भी व्यक्ति के अधिकारों में अतिक्रमण नहीं कर सकते, उसके विधिक अधिकारों में। डेफिनेशंस की हम बात करें, लॉर्ड हेल्सबरी न्यायाधीश, ये एक न्यायाधीश थे लॉर्ड हेल्सबरी। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार इसकी क्या परिभाषा है? व्यादेश एक न्यायिक प्रकृति का आदेश होता है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को विशेष कार्य करने से रोका जाता है। सिंपल सी इनकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंजंक्शन, व्यादेश के प्रकार। तो व्यादेश के मेन दो प्रकार है, बाय नेचर मतलब प्रकृति के अनुसार, और बाय लिमिटेशन मतलब अवधि के अनुसार। अब इसमें भी अंदर अंदर कुछ टाइप्स हैं। बाय नेचर की हम बात करेंगे तो पहला आएगा प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, प्रतिषेधात्मक व्यादेश। प्रतिषेधात्मक व्यादेश मतलब जिसको कि पूर्ण रूप से प्रतिषिद्ध किया गया है इस कार्य को, और वो व्यक्ति भी वैसा कार्य करता है। जैसे हम सिनेमा टॉकीज में जाते हैं तो वहां पर वो लिखा रहता है ना, धूम्रपान निषेध है, स्मोकिंग, तो वो मना है कि यहाँ पे नहीं पीना है। तो ऐसे ही प्रोहिबिटरी मतलब इसको किसी कार्य को करने से मना किया गया है, प्रतिषेधात्मक, फिर भी यदि वो कार्य किया जाता है तो। और दूसरा है मैंडेटरी इंजंक्शन, आज्ञापक व्यादेश। आज्ञापक आदेश के अंतर्गत भी न्यायालय किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने से रोकता है, बेसिकली ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों को हानि पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं बाय लिमिटेशन, अवधि के अनुसार। तो अवधि के अनुसार हमारे पास दो इंजंक्शन के टाइप्स है, एक है परपेचुअल इंजंक्शन, शाश्वत या स्थायी व्यादेश। स्थायी आदेश एक प्रकार का ऐसा आदेश होता है जो पूर्ण वाद में पूर्ण सुनवाई के दौरान दिया जाता है, मतलब पूरी हियरिंग हो जाती है केस में, सबसे लास्ट में फिर ये दिया जाता है, और ये आगामी आदेश तक प्रभावशील रहता है क्योंकि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये स्थायी है, शाश्वत है। दूसरा हम देखते हैं टाइप्स, टेम्परेरी इंजंक्शन, अस्थायी व्यादेश। अस्थायी व्यादेश मतलब एक ऐसा व्यादेश है जिसकी की अवधि कुछ समय के लिए रहती है और वो जितने समय तक प्रभावशील रहता है। और अस्थायी व्यादेश वादी द्वारा दिए गए आवेदन पर दिया जाता है जो कि एक अंतरिम प्रकृति का होता है, और जिसके अंतर्गत वादी को अपने आवेदन में यह बताना पड़ता है कि उसे टेम्परेरी इंजंक्शन क्यों चाहिए, ये इसके उसे क्यों चाहिए। ये दो प्रकार होते हैं, परपेचुअल इंजंक्शन और टेम्परेरी इंजंक्शन बाय लिमिटेशन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं टर्म्स फॉर इशूइंग टेम्परेरी इंजंक्शन, अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने हेतु शर्तें। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन से परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत अस्थायी व्यादेश दिया जा सकता है? नंबर 1, वाद लगाया जाना। जब तक कोई सूट न्यायालय में फाइल नहीं होगा, सिविल सूट, जब तक ये टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना कि कोई वाद कोर्ट में है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट के बीच कोई विवादित संपत्ति, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, तो उसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑर्डर 3912 सीपीसी में इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। तो कोई वाद अस्तित्व में होना चाहिए। नंबर 2, अधिकारों का अतिक्रमण होना। अधिकार से मतलब यहाँ सिर्फ बात एक हमेशा ध्यान रखना, हम लॉ के स्टूडेंट से हैं तो यहाँ अधिकार से मतलब सिर्फ लीगल राइट से है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन राइट्स से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों को आप हानि पहुंचा रहे हैं तो वो इसके लिए कोर्ट जाके रेमेडी प्राप्त कर सकता है, उसे उपचार दे सकती है यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। नंबर 3, गंभीर क्षति का होना। आपने जो टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए आवेदन दिया है उसमें आपको यह भी साबित करना होगा कि मुझे इतनी गंभीर क्षति होगी जिससे कि भविष्य में उसकी पूर्ति करना असंभव हो जाए।
तो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एक खाली प्लाट पे यदि कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, प्लाट के बाद फिर उस पर वो तार फेंसिंग कर लेता है, उस पर वो दीवार उठाना शुरू कर देता है, ईंट आ जाती है, सीमेंट आ जाती है, बालू रेती आ जाती है, मतलब प्लाट का नक्शा कुछ दिनों में मकान में तब्दील हो जाएगा। तो जब तुमने प्लाट में ही कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो आप सोच के चलें कि जब मकान बन जाएगा तो फिर कोर्ट उसको तोड़ने का आदेश एकदम से प्रदान नहीं कर सकती। आपको सचेत होना होगा, तभी वो आप लापरवाह हो तो कोर्ट भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो वो गंभीर क्षति आपको बतानी पड़ेगी। फिर होता है वैकल्पिक उपचार का अभाव। सब्स्टिट्यूट कोई रेमेडीज इंजेक्शन के अतिरिक्त आपके पास है तो पहले आपको उसका यूज करना है। आपको यह बताना पड़ेगा कि सभी तरह से परेशान होने के बाद, पीड़ित होने के बाद न्यायालय में मैं उपचार प्राप्त करने आया हूं और मेरे पास कोई वैकल्पिक उपचार इसके अतिरिक्त नहीं था। सुविधा का संतुलन। वादी को अपने दावे में यह भी बताना पड़ेगा कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है, मतलब सुविधा और असुविधा का जो न्यायालय बैलेंस देखेगी तो उसमें आपको यह साबित करना होगा कि सुविधा का संतुलन मेरे हित में है और मुझे अस्थायी आदेश प्रदान किया जाए। फिर आता है सामने के सिद्धांतों पर। साम मतलब इक्विटी, और इक्विटी का दूसरा मीनिंग बोनाफाइड। आपको कोर्ट में यह साबित करना है कि मैं सद्भावना पूर्वक रूप से कोर्ट में आया हूं, मेरे पास इस प्रॉपर्टी के सभी कागज है और मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो बोनाफाइड है, सद्भावना से मुझे इसकी आवश्यकता है। तो कोर्ट को आपको इक्विटी का पालन करते हुए ये स्टे देना चाहिए। और सबसे लास्ट है न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है ये कोर्ट के पास कि उसको एक विवेकाधीन शक्ति दी गई है कि वो आपको स्टे ग्रांट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, पर दोनों स्थितियों में उसे सफिशिएंट कॉज, पर्याप्त कारण बताना पड़ेगा कि मैंने स्टे क्यों दिया। एक साथ में इसी के यदि हम क्राइम की बात करते हैं, क्रिमिनल की, तो उसमें बेल होता है, जमानत। वो जमानत की शक्ति भी विवेकाधीन शक्ति रहती है। कोई लॉयर्स कोर्ट में ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए। हक से आप ये दोनों चीज नहीं मांग सकते। हमेशा एक बात ध्यान रखना, स्टे और बेल ये दोनों चीज ऐसी है अपने विधिक लॉ में कि ये हक से नहीं मांगी जाएगी। ये न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। उन्हें यदि केस के प्रकरण एवं परिस्थितियों से, फैक्ट से ये लगता है कि देना चाहिए तो वो देंगे, और नहीं देना चाहिए तो वो आपकी एप्लीकेशन को खारिज भी कर सकते हैं। ये विवेकाधीन शक्ति है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। फिर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड टेम्परेरी इंजंक्शन। अस्थायी आदेश और अस्थायी आदेश में क्या अंतर है? तो सबसे पहला पॉइंट समय, टाइम। तो अस्थायी आदेश कुछ समय के लिए प्रभावशील रहता है, लेकिन स्थायी आदेश वाद की पूर्ण सुनवाई के उपरांत दिया जाता है तो यह आगामी आदेश तक प्रभावशील रहता है। नंबर 2, अधिकार। अधिकार की हम बात करते हैं तो स्थायी आदेश के अंतर्गत जो अधिकार दिया जाता है वो शाश्वत रूप से होता है, स्थायी रूप से दिया जाता है। लेकिन अस्थायी आदेश में जो अधिकार होता है, राइट्स होता है, वो एक कुछ निश्चित, कुछ कम समय के लिए होता है। फिर आदेश, अस्थायी आदेश को एक आदेश के रूप में माना जाता है, आर्डर के रूप में, लेकिन स्थायी आदेश एक तरह की डिक्री, आज्ञप्ति के रूप में होता है। फिर कब प्रदान किया जाना? तो अस्थायी आदेश जब वादी द्वारा अपने दावे के साथ ऑर्डर 3912 की एप्लीकेशन फाइल की जाएगी एक अंतरिम आदेश की, तब दिया जाएगा। लेकिन शाश्वत आदेश दोनों पक्षों की बहस को सुनने के उपरांत न्यायालय द्वारा दिया जाता है। और संहिता, कोड, तो जब हम बात करते हैं परपेचुअल इंजंक्शन की, शाश्वत आदेश की, तो स्थायी आदेश विशिष्ट अनुतोष अधिनियम में दिया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। लेकिन हम यदि टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करते हैं अस्थायी आदेश की, तो अस्थायी आदेश आपके सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 3912 में दिया गया है। तो सिंपल सा इसका डिफरेंस हो गया। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इंजंक्शन। व्यादेश का क्या उद्देश्य है? तो व्यादेश का एकमात्र उद्देश्य यही है कि न्यायालय को पीड़ित पक्ष को एक आधार प्रदान करना, न्यायालय द्वारा पीड़ित पक्ष की सहायता करना जिससे कि उसके विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी पर्याप्त कारण के किसी व्यक्ति की संपत्ति में अतिचारी रूप से, ट्रेसपास रूप से प्रवेश करता है, इंटर होता है, और इंटर होने के बाद उसे वहां से बाहर निकलने की धमकी देता है, तो न्यायालय का मेन उद्देश्य पीड़ित को संरक्षण, प्रोटेक्शन प्रदान करना है जिससे कि वह इस गंभीर क्षति को होने से बचा जा सके।
ये एक सिंपल सा इसका ऑब्जेक्ट है। और इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष, तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यादेश न्यायालय की एक विवेकाधीन शक्ति है जो कि वादी द्वारा दिए गए आवेदन पर दिया जाएगा दोनों पक्षों को सुनने के बाद। सिंपल सा क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, व्यादेश, इंजंक्शन, जो हमने पढ़ा सिनॉप्सिस के रूप में, मीनिंग, डेफिनेशन, लॉर्ड हेल्सबरी के अनुसार, टाइप्स ऑफ इंजंक्शन, दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, बाय नेचर, बाय लिमिटेशन। बाय नेचर में परपेचुअल और मैंडेटरी, बाय लिमिटेशन में प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी, और बाय लिमिट में परपेचुअल और टेम्परेरी। फिर हमने देखा कि टेम्परेरी इंजंक्शन की क्या टर्म्स रहती है। फिर हमने देखा डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल इंजंक्शन एंड टेम्परेरी इंजंक्शन, इन दोनों में क्या अंतर है। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ इंजंक्शन, और सबसे लास्ट में कंक्लूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू के हिसाब से। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, अपने शब्दों में अपने नोट्स तैयार करें। कुछ यदि इस पर प्रॉब्लम होती है तो हम उस पर आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू।